सो लास्ट क्लास में हमने बहुत सारी चीजें देख ली थी और ये क्लास बहुत छोटा सा होगा क्योंकि अब जो पोर्शन बचा है कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए वो बहुत ही थोड़ा सा है। एंड आई होप आप ये वीडियो देख रहे हो आफ्टर सीइंग द फर्स्ट पार्ट। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन में आपको फर्स्ट पार्ट मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको फर्स्ट पार्ट का लिंक मिल जाएगा। सो फर्स्ट गो एंड सी दैट वीडियो एंड उसके बाद फिर आप ये देख सकते हो। नाउ लेट्स स्टार्ट। सो वी नो कि रिड्रेसल एजेंसीज के बारे में हम बात करने वाले थे ना। रिड्रेसल एजेंसीज क्या होती हैं? अगर एक कंज्यूमर को प्रॉब्लम है, उसको एक्सप्लॉइट किया गया है, उसको प्रॉब्लम या फिर कुछ भी ऐसा हुआ है उसके साथ, तो वो क्या कर सकता है, उसके पास क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल है। ओके, इन चीजों के बारे में हम बात करेंगे और कौन कौन सी एजेंसीज है जो उनको हेल्प करती हैं, कंज्यूमर्स को हेल्प करती है अंडर द कोपरा या कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, उसके बारे में हम बात करेंगे या देखेंगे। ओके, सो डिस्ट्रिक्ट फोरम 3 एजेंसीज हैं। देखो, अब किसी का कुछ बहुत छोटा सा अमाउंट होगा या किसी का कोई बहुत बड़ा सा अमाउंट होगा और सब के सब एक ही फोरम या एक ही एजेंसी के पास जाएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि चीजें बहुत कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, टाइम ज्यादा लगेगा, फाइल्स पेंडिंग ज्यादा होंगी। इसके वजह से बहुत ही ज्यादा इंटैक्टफुली चीजों को डिवाइड किया गया है। सबसे पहला फोरम आपका डिस्ट्रिक्ट फोरम है। ओके, नाउ डिस्ट्रिक्ट फोरम में क्या होता है ना, ये सेटअप किया जाता है हर एक डिस्ट्रिक्ट में। ओके, और कौन इसको सेटअप करता है? स्टेट के अंडर ही आता है। इंपॉर्टेंट फीचर्स डिस्ट्रिक्ट फोरम के क्या क्या है? सबसे पहला, उसमें एक प्रेसिडेंट होता है और 2 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से एक मेंबर कम से कम वुमेन होनी चाहिए, जो कि कौन अपॉइंट करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। तो ये जो बातें हैं सुनने में बहुत इजी लगती है, समझ भी आ जाता है, हमें रीड करने के बाद बहुत अच्छे से याद भी रहता है कुछ देर के लिए, बट उसके बाद हम भूल जाते हैं इन चीजों को। और एग्जाम टाइम पे आपको ये सब कुछ एकदम, ये टैक्सी टॉपिक है आपका। दैट इज, आप जस्ट एग्जाम जाने से, मतलब एग्जाम देने से पहले आप इसको एक बार जस्ट रिकॉल कर लो, इट विल बी गुड फॉर यू। ओके, सो अगेन डिस्ट्रिक्ट फोरम सेंट्रल गवर्नमेंट सेटअप करता है हर एक डिस्ट्रिक्ट में। इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स में पहला फीचर, एक प्रेसिडेंट, 2 मेंबर्स, जिसमें से एक वुमन होनी चाहिए, कौन अपॉइंट करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। ओके, इट कैन रिसीव कंज्यूमर कंप्लेंट्स, ये एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन अमाउंट जो है वो है 20 लाख वैल्यू के अंदर अंदर का जितना भी कंप्लेंट्स है कंज्यूमर का, ये रिड्रेस कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं। आफ्टर रिसीविंग सच कंप्लेंट, ये जो डिस्ट्रिक्ट फोरम है, ये क्या करेगा? इस कंप्लेंट को रेफर करेगा टू द अपोजिट पार्टी कंसर्न एंड सेंड द सैंपल ऑफ द गुड्स टेस्टिंग इन द लैबोरेटरी। जो भी गुड्स है जिसके अगेंस्ट कंप्लेन आया या फिर जिस भी टॉपिक के ऊपर कंप्लेंट आया है, 2 पार्टीज होंगी। एक तो जिसने कंप्लेन किया है किसी के अगेंस्ट, ठीक है, तो पहली पार्टी जिसने कंप्लेन किया है, दूसरा जिसके अगेंस्ट किया है। तो फोरम क्या करेगा? उस दूसरी पार्टी को क्या करेगा? रेफर करेगा कंप्लेन, और ऑपोजिट पार्टी जिसको यहाँ रेफर किया जा रहा है, और जो भी प्रोडक्ट्स है, डिफेक्टिव है, जिस भी बारे में है, उसको सैंपल लेकर के उसको टेस्टिंग के लिए भेजेगा लैब में। डिस्ट्रिक्ट फोरम जब सेटिस्फाई हो जाएगा कि हाँ, डिफेक्टिव सामान तो था या फिर कोई ना कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस की गई है, वो ऑर्डर देगा ऑपोजिट पार्टी को डायरेक्ट करते हुए कि या तो भाई तुम रिप्लेस कर दो सामान इज्जत से, या तो रिटर्न कर दो पैसे जो आपने लिया है, या कॉम्पनसेशन पे करो। ठीक है, 3 बातें, या तो रिप्लेस, या तो रिटर्न, या तो फिर कॉम्पनसेशन। या तो रिप्लेस कर दो, या तो रिटर्न कर दो, या तो फिर, मतलब रिटर्न कर दो एज इन रिटर्न द प्राइस। ओके, या कॉम्पनसेशन पे करो। फाइन। और in case the aggrieved party is not satisfied with the order of district forum, जिसे प्रॉब्लम था वो सेटिस्फाई नहीं हुआ है, जो भी उसको अवार्ड मिला है उससे वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो अपना अपील सीनियर, यानी इसके बाद वाला जो भी कोर्ट है,
जिसके बाद का जो भी फोरम है सीनियर, उसको जाकर के एड्रेस कर सकते हैं। ओके, अपील कर सकते हैं। कितने दिन के अंदर? 30 डेज के अंदर। कब से? जब से ऑर्डर पास हो रहा है। फाइन। सो ये चीजें आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे से एक बार के लिए लर्न कर लेनी पड़ेंगी या फिर अच्छे से पढ़ लेनी पड़ेंगी, ठीक है। एट द एंड हम लोग एक बार इसको फिर से डिस्कस कर लेंगे। एक बार इस पेज को मैं फिर से रिवाइज करवाती हूँ। डिस्ट्रिक्ट फोरम की क्या क्या चीजें आपने पढ़ी उसको एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं। फाइन। सो सबसे पहला, स्टेट इसको एस्टैब्लिश करता है। ओके, इसमें एक प्रेसिडेंट होते हैं और 2 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से एक मेंबर वुमेन होनी चाहिए। कौन अपॉइंट करेगा सबको? स्टेट गवर्नमेंट। ओके, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ 20 लाख रुपीस वैल्यू तक ही कंप्लेंट्स वो एक्सेप्ट कर सकते हैं। जब वो सेटिस्फाई हो जाए, मतलब उनको जब मिल जाए कि हाँ कंप्लेंट हुआ है और दे फील लाइक कि हाँ ठीक है, रजिस्टर हो चुका है कंप्लेंट, तो वो नोटिस देंगे ऑपोजिट पार्टी को, और जो भी डिफेक्टिव गुड्स है या जैसे भी गुड्स है उसको टेस्टिंग के लिए भेजेंगे वो लैब में। ओके, जब वो सेटिस्फाई हो जाए कि हाँ भाई सामान सचमुच डिफेक्टिव है या फिर कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हुआ है, तो वो ऑपोजिट पार्टी को एक अवार्ड या फिर एक अवार्ड, यानी रिवॉर्ड वाला अवार्ड नहीं, अवार्ड यानी अपना फैसला सुनाएंगे। उनको डायरेक्ट कर सकते हैं वो या तो रिप्लेस करने के लिए सामान, या तो रिटर्न करने के लिए प्राइस, या फिर कॉम्पनसेशन देने के लिए। अगर अग्रीव्ड पार्टी जिसने कंप्लेंट किया है, यानी कि वो सेटिस्फाई नहीं होती है इन सब से भी, तो वो चाहे तो अपील कर सकती है स्टेट फोरम, यानी डिस्ट्रिक्ट फोरम के बाद जो सबसे बड़ा फोरम है वो है स्टेट फोरम, जो नेक्स्ट पेज में आप पढ़ोगे। कितने दिन के अंदर? 30 डेज के अंदर, आफ्टर पासिंग एन ऑर्डर। जब से ऑर्डर मिला है उससे 30 डेज के अंदर वो कर सकते हैं। फाइन। नाउ वी हैव स्टेट कमीशन। जैसे कि मैंने आपको बोला कि डिस्ट्रिक्ट फोरम के बाद जो सीनियर कमीशन है वो है स्टेट कमीशन। ओके, नाउ इट इज सेट अप इन ईच स्टेट। हर एक स्टेट में होता है। देखो, डिस्ट्रिक्ट स्टेट में बहुत सारे होते हैं। ओके, और ये जो स्टेट कमीशन है वो हर स्टेट में एक एक करके एस्टेब्लिश किया जाता है, ठीक है, बाय दी गवर्नमेंट कंसर्न। जो गवर्नमेंट इसके लिए जिम्मेदार है वो इसको एस्टैब्लिश करती है। ओके, नाउ व्हाट आर द फीचर्स? मैम कौन सा? ऑफ कोर्स द गवर्नमेंट, द स्टेट गवर्नमेंट, रिस्पेक्टिव स्टेट की गवर्नमेंट। ओके, नाउ हर एक कमीशन जो है उसमें एक प्रेसिडेंट होते हैं और कम से कम 2 मेंबर्स होते हैं, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट में था। कौन करता है अपॉइंट? स्टेट गवर्नमेंट। देखो लास्ट वाले में था कि 2 में से कम एक तो वुमेन होनी चाहिए। यहाँ ऐसा कोई भी कंपोनेंट मौजूद नहीं है, ऐसा कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है कि एक वुमन होनी चाहिए। फाइन। नाउ कंप्लेंट्स कम से कम 20 लाख के होने चाहिए, मतलब एटलीस्ट 20 lakhs, और वहां थे 20 लाख तक के कंप्लेंट्स आप ले सकते हो। यहाँ पे आप 20 लाख के नीचे के नहीं, कम से कम 20 लाख का कंप्लेन होना चाहिए। वैल्यू जो है आपका कंप्लेन का, जो भी कंसर्न गुड्स है या जो भी है, वो 20 lakhs का होना चाहिए मिनिमम। और मैक्सिमम कितना? 1 crore का। ठीक है, कहाँ फाइल कर सकते हो? स्टेट कमीशन के पास आप फाइल कर सकते हो। ऑन रिसीविंग द कंप्लेन, जब आप कंप्लेन आपको मिल जाए तो स्टेट कमीशन जो है वो रेफर करेगा उस कंप्लेन को ऑपोजिट पार्टी के सामने। ओके, ऑपोजिट पार्टी के सामने उसको रेफर करेगा। एंड गुड्स को टेस्टिंग के लिए भेजेगा, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट में होता था सेम तरीके से। उसके बाद क्या है? द स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर बीइंग सेटिस्फाइड, जब उसको लगे कि हाँ भाई सब कुछ सही है, सही में कुछ दिक्कत हुआ है, तो वो सेम चीजें जो आप पढ़े हो, रिप्लेस, रीपे या कॉम्पनसेशन पे करना होगा ऑपोजिट पार्टी को। और अगर अग्रीव्ड अभी भी सेटिस्फाई नहीं है तो वो अपील कर सकता है स्टेट कमीशन से, जो बड़ा यानी कि नेशनल कमीशन है उसके पास। कितने दिन के अंदर मैम? अगेन 30 डेज। कब से मैम? जब से स्टेट कमीशन ने ऑर्डर पास किया तब से। डन डन। ओके, यहाँ पे डिफरेंसेस एक ही जगह थे, वो था वो वुमेन वाले में। फाइन, वो वुमेन वाले में यहाँ पे
कोई भी बात नहीं लिखी हुई है। ओके, जस्ट फाइन। यहाँ मूविंग ऑन, नेशनल कमीशन। ओके, नाउ नेशनल कमीशन के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, कौन सेट करता है? यहाँ पे देखो बहुत बड़ा चेंज है, सेंट्रल गवर्नमेंट सेटअप करता है नेशनल कमीशन को। ठीक है, अब इसमें भी एक प्रेसिडेंट होते हैं, और देखो देखो एटलीस्ट कम से कम 4 मेंबर्स। मैम 4 से ज्यादा हो सकता है, ऑफ कोर्स। मैम इसके पहले वाले में 2-2 थे, से ज्यादा हो सकते हैं, ऑफ कोर्स। एटलीस्ट बोला गया है कम से कम 4 मेंबर्स। कौन अपॉइंट करेगा? एसजी? नो, इट्स दिस टाइम फॉर इस बार के लिए नेशनल कमीशन के लिए इट्स सीजी यानी सेंट्रल गवर्नमेंट। सारे कंप्लेन्स ऑफ कोर्स देखो, पहला वाला था आपका डिस्ट्रिक्ट वाला, कम से कम मतलब अप टू 20 lakhs आपकी उसके ऊपर, यानी कि स्टेट कमीशन के लिए 20 लाख से 1 करोड़, और यहाँ पे मोर देन 1 करोड़ का। ठीक है, आप फाइल कर सकते हो नेशनल कमीशन के पास। जब आप रिसीव करोगे कंप्लेंट्स नेशनल कमीशन से, ठीक है, तो नेशनल कमीशन रेफर करेगा ऑपोजिट पार्टी को और गुड्स भेजेगा टेस्टिंग के लिए। मतलब चाहे तो रेफर कर सकते हैं या फिर सीधा सीधा गुड्स भेज दे। नेशनल कमीशन के पास पावर है कि वो ऑर्डर्स इशू करेगा, ठीक है, या तो रिप्लेस का, या तो रिमूवल का और कॉम्पेंसेशन पे करने का, अगर कोई लॉस हुआ है उसके साथ साथ। एंड है, हाँ, द वर्ड इज एंड, द वर्ड इज एंड। चाहे तो रिप्लेसमेंट रिमूवल, या फिर मतलब साथ में आप रिप्लेस कराओ, जो भी दिक्कत हुआ उसको पेमेंट करो कॉम्पेंसेशन के साथ में। चाहे तो ये कर सकता है। हर जगह जहां भी कॉम्पेंसेशन की बात है वो है एंड। और देखो यहाँ पे आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, अपील यहीं तक जाएगा, इससे ऊपर आप अपील भी नहीं कर सकते हो। ठीक है मैम, क्या कुछ रेमेडीज अवेलेबल होती हैं क्या? बिल्कुल रेमेडीज अवेलेबल हैं आपके पास। और क्या रेमेडीज अवेलेबल है ये भी हम देखेंगे कंज्यूमर्स के पास। सबसे पहला, आपका जो डिफेक्ट है उसको हटाया जाए। डेफिशिएंसी है अगर सर्विसेज में तो उसको पूरा किया जाए। रिप्लेस किया जाए आपका डिफेक्टिव गुड्स, ठीक है, विथ कैसे गुड्स के संग जिसमें कोई भी डिफेक्ट ना हो। प्राइस को रिफंड किया जाए, जो मैंने पे किया है, मुझे नहीं चाहिए आपका सामान, मुझे पैसे वापस चाहिए, वो भी ऑप्शन है। एक रीजनेबल अमाउंट कॉम्पनसेशन का, रीजनेबल मतलब ऐसा नहीं कि 10 लाख का सामान मेरा दिक्कत हुआ है तो उसमें मेरे को सिर्फ बोला कि अरे ये लो 50,000 या 20,000 इसमें हो गया कॉम्पनसेशन, नहीं। एक रीजनेबल अमाउंट, एक सही अमाउंट, ठीक है, जो कि मेरा लॉस या मुझे इंजरी या फिर जो भी मुझे लॉस हुआ है उसके बेसिस पे मुझे मिले। पे प्यूनिटिव डैमेजेस इन एप्रोप्रिएट सर्कमस्टांसेस, अगर दिक्कत हुई है, लॉसेस यहाँ पे भी बेयर हुए हैं, तो वो अमाउंट भी मिलना चाहिए। या तो खत्म करो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस या रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, इसको खत्म डिसकंटिन्यू किया जाए। ठीक है, हमारे संग चीटिंग नहीं होनी चाहिए। और हाजिरस गुड्स ऐसे जिससे कि किसी का लाइफ थ्रेट हो, या कि किसी किसी को प्रॉब्लम हो सकता है, किसी के इंजरी हो सकती है, बहुत डेंजरस गुड्स जो होते हैं, वैसे गुड्स ऑफर ना किए जाए फॉर सेल। हाजिरस गुड्स अगर सेल के लिए है तो इसको विड्रॉ कर लिया जाए। मैन्युफैक्चरिंग हाजिरस गुड्स की बंद कर दी जाए। एक अमाउंट, एक टुकड़ा अमाउंट का अमाउंट कंज्यूमर वेलफेयर फंड या फिर उस इंसान के लिए दिया जाए, जो कि कम से कम, मतलब कम से कम एटलीस्ट 5% होना चाहिए। ओके, टू बी यूटिलाइज्ड इन द प्रिस्क्राइब मैनर, मतलब मतलब नॉट लेस देन 5% टू बी यूटिलाइज्ड इन द प्रिस्क्राइब मैनर का मतलब है एक अमाउंट जो हम कंज्यूमर वेलफेयर फंड के लिए देते हैं, 5% कम से कम इस मैटर के लिए कम से कम यूज होना चाहिए। इशू करेक्टिव एडवर्टीजमेंट। करेक्टिव एडवर्टीजमेंट क्या है? एनीवन? आप कमेंट में बता सकते हो मुझे, फाइन।
टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ मिसलीडिंग एड्स। देखो, बहुत बार होता है ना, ऐसा एडवर्टीजमेंट हम कर देते हैं जो बहुत मिसलीडिंग होता है। एडवर्टीजमेंट का काम होता है कहीं ना कहीं आपके प्रोडक्ट्स को इन्फ्लुएंसिव बनाना, आपके प्रोडक्ट्स का यूजेस बताना, ताकि कस्टमर्स, ये जो सॉरी द प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स वुड गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट। लेकिन अगर वो एडवर्टीजमेंट मिसलीडिंग है तो उसको करेक्ट करना भी किसका काम है? ऑफ कोर्स एक रेमेडी है जो कि प्रोवाइड करनी चाहिए। और अगर कोई दिक्कत हुई है या फिर कुछ भी, तो एडिक्वेट कॉस्ट जो है पार्टीज को, वो भी आपको पे करना पड़ेगा। ओके, दीज आर द रेमेडीज अवेलेबल। नाउ, कंज्यूमर अवेयरनेस एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके ऊपर हमें ध्यान भी देना है। कुछ इंपॉर्टेंट कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन है या फिर आप एनजीओज हैं जो कि कंज्यूमर इंटरेस्ट्स के लिए काम करते हैं, उनके इस इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करते हैं। द फर्स्ट वन बीइंग कंज्यूमर कोऑर्डिनेशन काउंसिल दिल्ली। मैं इसमें कुछ समझा नहीं सकती, these are just the names, you must go through it. Voluntary Organization in Interest of Consumer Education Delhi, Mumbai Grahak Panchayat Mumbai, Consumer Association Kolkata, Consumer Unity and Trust Society Jaipur. These are the names. Okay. Now, role of consumer organization and NGO, क्या रोल है इनका हमारी सोसाइटी में? तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आपके सामने हैं जो कि उनके रोल को डिस्कस करता है। द फर्स्ट वन बीइंग एजुकेटिंग द जनरल पब्लिक अबाउट कंज्यूमर राइट्स बाय ऑर्गेनाइजिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, जिससे हम अवेयरनेस बढ़ाते हैं। फाइन, जनरल पब्लिक के अंदर हम अवेयरनेस बढ़ाते हैं। पब्लिशिंग पीरियोडिकल्स, वीकली हो सकता है, मंथली हो सकता है, पीरियोडिकल वे में हम कुछ पब्लिश करते हैं बहुत सारे पब्लिकेशंस के साथ मिलके, ताकि कंज्यूमर्स को एजुकेट कर सके। ओके। लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड करना कंज्यूमर्स को। ओके, जो सिक कर रहे हैं लीगल एडवाइजेस, फाइन, उनको हम प्रोवाइड कर सकते हैं लीगल असिस्टेंस, लीगल एडवाइजेस देके। फिल्म्स बनाना, कैसेट्स बनाना, डॉक्यूमेंट्रीज बनाना ऑन फूड अडल्ट्रेशन, ऐसे प्रोसेसेस के ऊपर जो कि एक्सप्लॉइट करता है कंज्यूमर्स को, ताकि वो उसको देख के समझ सके, उनको कुछ समझ आ सके। फाइन। कंप्लेंट्स फाइल करना एप्रोप्रिएट कंज्यूमर कोर्ट्स में, कि अगर एक पीड़ित इंसान है, एक कंज्यूमर है जो कि जिसके ऊपर एक्सप्लॉइटेशन हुआ है, उसको या फिर उसको डेफिशिएंसी इन सर्विसेज दिया गया है या फिर डिफेक्टिव गुड्स प्रोवाइड किया गया है, एनीथिंग, तो वो जा सकता है अगर एनजीओ या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास, तो उस ऑर्गेनाइजेशन का काम रहेगा कंज्यूमर कोर्ट तक उसको लेकर के जाना या फिर उसके बिहाफ में लड़ना। ओके। एनकरेजिंग कंज्यूमर्स टू टेक ऑन एक्शन अगेंस्ट यूटीपी, अगर हुआ है तो चुप करके नहीं बैठना, उनको बताना, उनको समझाना कि नहीं, आपको इसके अगेंस्ट आवाज उठाना जरूरी है, आपको बोलना जरूरी है। फाइन। इनिशिएटिव्स लेना, किस लिए? कंज्यूमर कोर्ट्स में जाकर के लड़ने के लिए, किसके बिहाफ में? कंज्यूमर्स के बिहाफ में, ऑफ कोर्स। एक शुरुआत करना, खुद जाके लड़ना, ताकि उनको भी लगे कि हाँ, देयर इज समवन विद मी, दिस इज नॉट रॉन्ग, दिस इज नॉट अ वेस्ट ऑफ टाइम, ये जरूरी है हमारी सोसाइटी के लिए। अगर आज हम आवाज नहीं उठाएंगे तो कल किसी और को ऐसे बेवकूफ बनाया जाएगा। ways and means of consumer protection, किस तरीके से हो सकता है? सबसे पहला, ओके, सेल्फ रेगुलेशन बाय बिजनेस, बिजनेस खुद ये चाहे तो रेगुलेट कर सकता है, अगर ये मतलब कंपनी के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट में होता है। अगर आप सोसाइटी में हो, आप सोसाइटी से ले रहे हो, तो सोसाइटी को कम से कम दो, है राइट राइट। तो यहाँ पे कस्टमर्स को, इट इज इन द लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस, ताकि आप कस्टमर्स को अच्छे से सर्व करो। ऑफ कोर्स, देखो, अगर एक बिजनेस है, आप आज अगर उसको चीट कर लोगे, भले आप थोड़ा कमा भी लो, कल वो कस्टमर क्या, और 10 कस्टमर आपके पास कभी नहीं आएंगे फिर। तो इट्स लाइक आप अपने बिजनेस को खुद आग लगा रहे हो। तो ऑफ कोर्स आपको कस्टमर सेटिस्फैक्शन हमेशा ऊपर रखना पड़ेगा, और मॉडर्न सोसाइटी में तो आज यही मंत्र है। सोशली रिस्पॉन्सिबल फर्म्स फॉलो एथिकल स्टैंडर्ड्स। आप अनएथिकल स्टैंडर्ड्स अगर चूज भी करते हो अपने बिजनेस को, आप प्रॉफिट कमा भी लोगे तो वो सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए होगा। आपका बिजनेस कभी अच्छा गुडविल कमा भी नहीं सकता अगर आप अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई नहीं करके रख रहे हो तो। बहुत सारे फर्म्स हैं, ओके, बहुत सारे फर्म्स हैं
जिन्होंने सेटअप किया है कस्टमर सर्विस एंड ग्रीवियंसेस सेल्स, जहाँ पे कस्टमर्स अपने प्रॉब्लम्स को लेके जा सकते हैं और उनकी प्रॉब्लम्स वहाँ रिड्रेस हो जाते हैं, which is a very good initiative taken by different companies. Fine. The next one is business association. अगर आप ऐसे एसोसिएशन का एग्जाम्पल देखो तो आपको दिख जाएगा, एसोसिएशन, एग्जाम्पल ऑफ एसोसिएशन ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड बिजनेस, ओके, फिक्की यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडिया, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, ये सब आपको दिख जाएंगे बिजनेस एसोसिएशंस। इन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट या फिर एक ऐसा तरीका, अगर आप बोल सकते हो कोड ऑफ कंडक्ट को, एक ऐसा तरीका बनाया है, ले डाउन किया है, जिसके थ्रू उनके मेंबर्स और गाइडलाइन सब कुछ लिखा हुआ है वहां पे, एवरीथिंग इज मेंशन देयर कि कैसे कस्टमर्स के साथ डील होता है, क्या क्या सोल्यूशंस हैं उनके प्रॉब्लम्स का, किस तरीके से उसको रिड्रेस किया जाएगा ना, एवरीथिंग। कंज्यूमर अवेयरनेस, ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक कंज्यूमर, ओके, हु इज वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट हिज राइट्स, उसे पता है कि उसके राइट्स क्या है, क्या क्या रिलीफ्स उसके पास अवेलेबल है, ओके, वो एक पोजीशन में ऑफ कोर्स रहेगा हमेशा कि वो अपना आवाज उठा सके, अगर उसके साथ उसके बावजूद यूटीपी या फिर कोई एक्सप्लॉयटेशन काम हुआ है तो, ओके, इसकी वजह से वो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपना राइट, सब कुछ सेफगार्ड अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस, ये ऑफ कोर्स बिजनेस फर्म्स को फोर्स करती है या फिर उनको बता देती है, दिखा देती है कि आप मैल प्रैक्टिसेस या एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर सकते हो या उसको अवॉइड करो, अगर ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस है तो सबको उनसे डर है। एंड फाइनली गवर्नमेंट, सबसे इम्पोर्टेंट तो सरकार है, तो सबसे इम्पोर्टेंट इन सारे रेगुलेशंस में से है एक्ट, क्योंकि इसी एक्ट के अकॉर्डिंग जो कि पार्लियामेंट से पास किया हुआ है, हमारे लॉ में ये है, ओके, सो इसके वजह से एक अच्छा खासा डर है लोगों में, एंड ऑफ कोर्स इसके अकॉर्डिंग पेनल्टीज भी हैं, इसके अंदर बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस भी लिखे गए हैं जिसको आप फॉलो करना ही पड़ेगा आपको। तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग एक 3 टायर मशीनरी ऑफ कोर्स डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल पे, जो कि रिड्रेसल कम्युनिटी है, जो कंज्यूमर के ग्रीवियंसेस को रिड्रेस कर सकती है, राइट। सो दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दीज वर द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आपने बहुत सारे डिफरेंट स्लाइड्स फर्स्ट वाले पार्ट में भी देखे थे और ये लास्ट वाला पार्ट भी है। अगर आप रिविजन करने के लिए जाओगे तो आपने बहुत सारे एसोसिएशंस के बारे में पढ़ा, आपने काफी सारी चीजें पढ़ी, अलग अलग कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ा, आपने कंज्यूमर अवेयरनेस और बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ के नाम देखे, राइट। साथ में हमने और क्या पढ़ा, हमने पढ़ा क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल है कंज्यूमर्स को, फिर हमने तीनों भी कमीशन, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और नेशनल कमीशन के बारे में पढ़ा, कितने मेंबर्स होना जरूरी है, कौन किसको अपॉइंट करता है, ये सारी भी चीजें हमने आज के क्लास में पढ़ी, और इसके पहले के क्लास में भी हमने काफी सारी चीजें पढ़ी हुई थी। फाइन, सो यहाँ पे हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट खत्म होता है। ये सीबीएसई, आईसीएसई, आईएससी सबके लिए वैलिड है। अगर आप फर्स्ट ईयर में हो, आपका कोई कॉमर्स का चैप्टर है, बीएसटी का चैप्टर है, बीआरएफ बोलते हैं जो, उसके लिए भी ये वैलिड है। सो आप इस, ये पूरा कंप्लीट वीडियो है, सब कुछ देख करके इसमें डाला गया है, एम्प्लॉय किया गया है, आपको हर एक पॉइंट से ये हेल्प कर सकता है। इसके बावजूद अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, आप कमेंट कर सकते हो, या फिर अगर आप हमारे स्टूडेंट हो, आप मेरे को डायरेक्टली पूछ सकते हो। एंड डू शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स अगर आपने एंड तक ये वीडियो देखा है तो। एंड was it helpful for you or not? Just comment down and just tell me. Thank you for being there and seeing the video. Bye.